मंत्रिमंडल के मेरे साथी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, पीके मिश्रा जी, राजीव गौबा जी, श्री वी श्रीनिवासन जी और यहाँ उपस्थित सिविल सेवा के सभी सदस्य और वर्चुअली देश भर से जुड़े सभी साथियों, देवी और सज्जनों, सिविल सेवा दिवस पर आप सभी कर्मयोगियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जिन साथियों को ये अवार्ड मिले हैं, उनको, उनकी पूरी टीम को और उस राज्य को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। लेकिन मेरी आदत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मुफ्त में बधाई देता नहीं हूं मैं। कुछ चीज़ों के इसके साथ हम जोड़ सकते हैं क्या? ये मेरे मन में ऐसे ही आए हुए विचार हैं, लेकिन आप उसको अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की तराजू पे तोलना ऐसे ही मत कर देना। जैसे हम एक कर सकते हैं कि जहाँ भी हमारे सिविल सर्विस से जुड़े जितनी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे विदेश मंत्रालय की हो, पुलिस विभाग की हो, या मसूरी हो, या रेवेन्यू हो, कोई जहाँ भी है आपके, क्योंकि काफ़ी बिखरा हुआ सारा ये कारोबार चल रहा है, हर सप्ताह 1-1.5 घंटा वर्चुअली ये जो अवार्ड विनर है, वे अपने ही राज्य से इस पूरी कल्पना क्या थी, कैसे शुरू किया, कौन सी कठिनाई आई, पूरा प्रेजेंटेशन दे वर्चुअली। इन सबको, ट्रेनीज को, क्वेश्चन आंसर्स हो, और हर सप्ताह ऐसे 2 अवार्ड विनर्स के साथ अगर विशेष चर्चा हो, तो मैं समझता हूं कि जो नई पीढ़ी आ रही है उनको एक प्रैक्टिकल अनुभव, बातें, चीज़ों का लाभ मिलेगा। और इसके कारण जिन लोगों ने इस काम को अचीव किया है, उनको भी इस काम के प्रति जुड़े रहने का एक आनंद आएगा। धीरे धीरे उसमें इनोवेशन होते रहेंगे, एडिशन होता रहेगा। दूसरा एक काम, ये जो आज 16 साथियों को यहाँ अवार्ड मिला है, हम सभी देश के 700 से भी अधिक जो जिले हैं, उन सबको निमंत्रित करें कि इन 16 में से आप किसी एक स्कीम को सिलेक्ट कीजिए, किसी एक व्यक्ति को इंचार्ज बनाइए, और आप 3 महीने, 6 महीने के प्रोग्राम के अंतर्गत इसको कैसे लागू करेंगे, लागू करने की दिशा में क्या करेंगे। और मान लीजिए पूरे देश में से 20 डिस्ट्रिक्ट ऐसे निकले जिन्होंने एक स्कीम को सिलेक्ट किया है, तो कभी उन 20 डिस्ट्रिक्ट का वर्चुअल समिट करके जिस व्यक्ति का जिस टीम का ये काम है, उनके साथ उनकी बातचीत हो, और राज्य में से कौन टॉप बनता है इस पर इम्प्लीमेंटेशन में, इसी को इंस्टीट्यूशनलाइज करते हुए उस जिले का इसको स्वभाव में परिवर्तित करने के लिए क्या कर सकते हैं, और पूरे देश में से 1 स्कीम 1 डिस्ट्रिक्ट हम कंपटीशन को ऊपर के ला सकते हैं क्या? और जब 1 साल के बाद मिले तो उसका भी जिक्र करें, उसको अवार्ड देने की जरूरत नहीं अभी, लेकिन जिक्र हो कि भाई ये स्कीम जो 2022 में जिनको सम्मान किया गया था, वो चीज यहां तक पहुंच गई। अगर मैं समझता हूं कि हम लोग इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए इंस्टीट्यूशनलाइज करें, क्योंकि मैंने देखा है
कि सरकार का स्वभाव जब तक वो किसी कागज के चौखट में चीज नहीं आती है वो चीज आगे बढ़ नहीं पाती है। इसलिए किसी चीज को इंस्टीट्यूशनलाइज करना है तो उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन बनानी पड़ती है। तो जरूरत पड़े तो ये भी एक व्यवस्था खड़ी कर दी जाए तो हो सकता है कि अदरवाइज क्या होगा कि भाई चलिए, कुछ तो ऐसे लोग होते हैं कि जो मन में तय करते हैं कि मुझे ये अचीव करना है, तो 365 दिन दिमाग उसी में खपाते हैं, सभी को उसी में जोड़ देते हैं और एक आध अचीव कर लेते हैं और अवार्ड भी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन बाकी चीजों को देखें तो कहीं पीछे रह जाते हैं। तो ऐसी कमियां भी महसूस ना हो, एक स्वस्थ स्पर्धा का वातावरण बने, उस दिशा में अगर हम कुछ सोचें तो शायद जो हम चाहते हैं कि एक बदलाव आए, वो बदलाव शायद हम ला सकते हैं। साथियों, आप जैसे साथियों से इस प्रकार से संवाद मुझे लगता है शायद 20-22 साल से मैं लगातार इस काम को कर रहा हूं। और पहले मुख्यमंत्री के रूप में करता था, एक छोटे दायरे में करता था। प्रधानमंत्री बनने के बाद थोड़ा बड़े दायरे में हुआ और बड़े बड़े लोगों के साथ हुआ। और उसके कारण एक प्रकार से हमें अन्योन्य, कुछ आपसे मैं सीखता हूं, कुछ मेरी बातें आप तक पहुंचा पाता हूं। तो एक प्रकार से संवादना एक अच्छा सा हमारा ये माध्यम बना है, परंपरा बनी है। और मुझे खुशी है कि मुझे बीच में कोरोना के कालखंड में थोड़ा कठिनाई रही, अदरवाइज मेरा प्रयास रहा है कि मैं आप सबसे मिलता रहूं, आपसे बहुत कुछ जानता रहूं, समझने का प्रयास करूं और अगर संभव हो तो उसको अगर मेरे व्यक्तिगत जीवन में उतारना है तो उसको उतारूं और कहीं व्यवस्था में लाना है तो व्यवस्था में लाने का प्रयास करूं। लेकिन यही एक प्रक्रिया है जो हमें आगे बढ़ाती है। हर किसी से सीखने का अवसर होता ही होता है। हर किसी के पास किसी न किसी को कुछ देने का सामर्थ्य होता ही है। और अगर हम उस भाव को विकसित करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसको स्वीकार करने का मन भी बन जाता है। साथियों, इस बार का आयोजन वो रूटीन प्रक्रिया नहीं है। मैं इसे कोई विशेष समझता हूं। विशेष इसलिए समझता हूं कि आजादी के अमृत महोत्सव में जब देश आजादी के 75 साल मना रहा है, तब हम इस समारोह के कर रहे हैं। क्या हम एक काम कर सकते हैं क्या? और मैं मानता हूं कि इसको हमने, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो सहज रूप से नया उमंग उत्साह भर देती है। मान लीजिए आप जिस डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं और पिछले 75 साल में उस डिस्ट्रिक्ट के मुखिया के रूप में जिन्होंने काम किया है, उसमें से कुछ जीवित होंगे, कुछ नहीं होंगे। इस आजादी के अमृत महोत्सव के निमित्त एक बार उस डिस्ट्रिक्ट में उन सबको बुलाइए। उनको भी अच्छा लगेगा, 30-40 साल के बाद वो उस जगह पे वापस गए हैं। आपको भी अच्छा लगेगा, उनके पुराने पुराने लोगों को याद करेंगे। यानी एक प्रकार से उस जिला इकाई में किसी ने 30 साल पहले काम किया होगा, किसी ने 40 साल पहले काम किया होगा। जो बाहर से वहां आएगा वो भी एक नई ऊर्जा लेके जाएगा और जो वहां है उसको भी अच्छा, ये देश के कैबिनेट सेक्रेटरी वो कभी यहां थे, उसके लिए बड़े आनंद की बात हो जाएगी। और मुझे पक्का विश्वास है कि हमने इस दिशा में जरूर प्रयास करना चाहिए। मुझे विचार इसलिए आया, शायद मैं नाम तो भूल गया, गोडबोले जी या देशमुख, आई फॉरगॉट द नेम, हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी रहे थे। तो एक बार, और बाद में वो अपना जीवन रक्तपित्त के लोगों की सेवा में उन्होंने रिटायर्ड होने के बाद खपा दिया।
तो गुजरात में उन्होंने कहा वो रक्तपित्त से संबंधित कार्यक्रम के लिए आए थे, मुझे मिलना हुआ। तो तब तो संयुक्त मुंबई राज्य था, महाराष्ट्र और गुजरात अलग नहीं था। तो उन्होंने मुझे बताया, मैं बनासकांठा में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था और बाद में बोले महाराष्ट्र अलग बना, तो मैं महाराष्ट्र कैडर चला गया और फिर मैं भारत सरकार में चला गया। लेकिन इतना सा सुनना मेरे लिए, मुझे उनके साथ एकदम से जोड़ दिया। तो मैंने उनको पूछा कुछ समय बनासकांठा में कैसे होता था, आप कैसे काम करते थे। यानी चीजें छोटी होती हैं लेकिन उसका सामर्थ्य बहुत बड़ा होता है। और एक मोनोटोनस जिंदगी में बदलाव लाने के लिए व्यवस्थाओं में जान भरना बहुत जरूरी होता है। व्यवस्थाएं जीवंत होनी चाहिए, व्यवस्थाएं डायनेमिक होनी चाहिए। और जब पुराने लोगों से मिलते हैं तो उनके जमाने में व्यवस्था किस कारण से विकसित हुई थी, उसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हमें उस परंपरा को चलाना, नहीं चलाना, बदल लाना, नहीं लाना, बहुत चीजें सिखा करके जाते हैं। मैं चाहूंगा कि आजादी के इस अमृत काल में आप अपने डिस्ट्रिक्ट में, जो पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में काम करके गए हैं, एक बार अगर हो सके उनका मिलने का कार्यक्रम बनाइए। आपके उस पूरी डिस्ट्रिक्ट के लिए वो एक अनुभव नया आएगा। उसी प्रकार से राज्यों में जो चीफ सेक्रेटरी के नाते काम करके गए हैं, एक बार राज्य के मुख्यमंत्री उन सबको बुला ले, देश के प्रधानमंत्री जितने भी कैबिनेट सेक्रेटरी रहे हैं कभी उनको बुला लें। हो सकता है कि क्योंकि आजादी का अमृत काल 75 साल की इस यात्रा में भारत को आगे बढ़ाने में सरदार पटेल का ये जो तोहफा है हमें सिविल सर्विस का, इसके जो ध्वजवाहक लोग रहे हैं, जो आज जिसमें से जितने भी जीवित हैं, उन्होंने कुछ न कुछ तो योगदान दिया ही है इस देश को आज तक पहुंचाने में। उन सबका स्मरण करना, उनका मान सम्मान करना, ये भी आजादी के अमृतकाल में इस पूरी सिविल सर्विस को ऑनर करने वाला विषय बन जाएगा। मैं चाहूंगा इस 75 साल की यात्रा उनको हम समर्पित करें, उनका गौरवगान करें और एक नई चेतना लेकर के हम आगे बढ़ें और इस दिशा में हम प्रयत्न कर सकते हैं। साथियों, ये हमारा जो अमृत काल है, ये अमृत काल सिर्फ बीते 7 दशक का जय जयकार करने का ही है, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूं हम 70 से 75 गए होंगे, रूटीन में गए होंगे, 60 से 70 गए होंगे, 70 से 75 गए होंगे, रूटीन में गए होंगे। लेकिन 75 से 2047 इंडिया एट 100 ये रूटीन नहीं हो सकता है। ये आज का अमृत महोत्सव हमारा वो एक वाटरशेड होना चाहिए जिसमें अब 25 साल को एक इकाई के रूप में ही हमने देखना चाहिए, टुकड़ों में नहीं देखना चाहिए। और हमने इंडिया एट 100 अभी से उसका विजन देख करके, और विजन देश में क्या वो नहीं, डिस्ट्रिक्ट में मेरा डिस्ट्रिक्ट 25 साल में कहां पहुंचेगा, मैं इस डिस्ट्रिक्ट को 25 साल के बाद कैसा देखता हूं, और मैं कागज में लिखित रूप से, हो सके तो आपके डिस्ट्रिक्ट के दफ्तर में लगाइए, हमें यहां तक पहुंचना है। आप देखिए एक नई प्रेरणा, नया उत्साह, नया उमंग उसके साथ जुड़ जाएगा। और मल्टीपिलर एक्टिविटी के साथ हमने डिस्ट्रिक्ट को पूरा, और अब केंद्र हमारा, भारत कहां पहुंचेगा और राज्य कहां पहुंचेगा, हमने 75 साल इन सारे लक्ष्यों को लेकर के चले हैं। इंडिया एट 100 डिस्ट्रिक्ट हम 25 साल में कहां ले जाएंगे, हिंदुस्तान में मेरा डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 बना करके रहूंगा। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं होगा कि मेरा डिस्ट्रिक्ट पीछे हो, कितनी ही प्राकृतिक मुश्किलों वाला जिला होगा तो भी मैं करके रहूंगा।
ये इंस्पिरेशन, ये सपना, ये संकल्प और उसके लिए सिद्धि प्राप्त करने के लिए निरंतर पुरुषार्थ और परिश्रम, इसकी संभावनाओं को लेकर हम चले तो ये सिविल सर्विस डे हमारे लिए एक नई प्रेरणा का कारण बन जाएगा। साथियों, हर भारतवासी आज आपको जिस आशा आकांक्षा से देख रहा है उसे पूरा करना में आपके प्रयासों में कोई कमी ना हो, उसके लिए आज आपको भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हम सबको जो प्रेरणा दी, जो संदेश दिया और जिस संकल्प के लिए हमें प्रेरित किया, हमें उस संकल्प को फिर से एक बार दोहराना है, हमें फिर से खुद को उसके लिए वचनबद्ध करना है और यहीं से कदम को आगे बढ़ाते हुए निकलना है। हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं और हमारे सामने 3 लक्ष्य साफ साफ होने चाहिए और मैं मानता हूं कि उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और 3 ही होता नहीं है, बाकी और कुछ चीजें हो सकती है, लेकिन मैं सिर्फ 3 को आज समावित करना चाहता हूं। पहला लक्ष्य है कि आखिरकार हम देश में जो भी व्यवस्थाएं चलाते हैं, जो भी बजट खर्च करते हैं, जो भी पद प्रतिष्ठा हम प्राप्त करते हैं, किसके लिए है जी? ये सब क्यों है? ये मेहनत किस बात के लिए है? ये तामझाम किस बात के लिए है? और इसलिए मैं कहूंगा कि हमारा पहला लक्ष्य है कि देश में सामान्य से सामान्य मानवीय के जीवन में बदलाव आए, उसके जीवन में सुगमता आए और उसे इसका एहसास भी हो। देश के सामान्य नागरिकों अपनी सामान्य जिंदगी के लिए सरकार से जो नाता आता है उसे जिद्दोजहद न करनी पड़े, सहज रूप से सब उपलब्ध हो। ये लक्ष्य सदा सर्वदा हमारे सामने होना चाहिए। हमारे प्रयास इसी दिशा में होने चाहिए कि देश के सामान्य मानवीय के सपनों को संकल्प में बदलने के लिए उसका सपना संकल्प कैसे बने, उस सपने को संकल्प तक यात्रा पूरी कराने में एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, एक स्वाभाविक वातावरण पैदा करना ये व्यवस्था का जिम्मा है, जिसका नेतृत्व हम सबके पास है। हमें यह भी देखना चाहिए कि देश के नागरिकों को अपने संकल्पों की सिद्धि की यात्रा में सपना संकल्प बन जाए, बात वहां अटक नहीं सकती है जब तक कि संकल्प सिद्ध न हो। और इसलिए सपना संकल्प बने, संकल्प सिद्धि बने, इस पूरी यात्रा वहां जहां भी जरूरत हो हम एक साथी की तरह, एक कलीग की तरह उसके साथ हो, उसके हैंड होल्डिंग करें। ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए हम जो कुछ भी कर पाए वो हमें जरूर करना चाहिए। अगर मैं दूसरे लक्ष्य की बात करूं तो आज ग्लोबलाइजेशन हम पिछले कई दशकों से सुन रहे हैं। हो सकता है भारत कभी दूर से इन चीजों को देखता था, लेकिन आज स्थिति कुछ अलग है। आज भारत का पोजीशनिंग बदल रहा है और ऐसे में हम देश में जो भी करें उसको वैश्विक संदर्भ में करना अब हमारे लिए समय की मांग है। भारत दुनिया में शीर्ष पर कैसे पहुंचे, अगर दुनिया की गतिविधियों को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तो हमें कहां जाना है और हमें शीर्ष स्थान पर जाना है तो हमारी राह कौन सी होगी, हमारे क्षेत्र कौन से होंगे, ये हमें आइडेंटिफाई करके और उसका तुलनात्मक अध्ययन करते हुए हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। हमारी जो योजनाएं हैं, हमारे गवर्नेंस के जो मॉडल हैं, वो हमें इसी संकल्प के साथ विकसित करने हैं। हमें कोशिश ये भी करनी है कि उनमें नवीनता आती रहे,
उनमें आधुनिकता आती रहे। हम पिछली शताब्दी की सोच, पिछली शताब्दी के नीति नियमों से अगली शताब्दी की मजबूती का संकल्प नहीं कर सकते हैं। और इसलिए हमारी व्यवस्थाओं में, हमारे नियमों में, हमारी परंपराओं में पहले शायद बदलाव लाने में 30 साल 40 साल चले जाते होंगे तो चलता होगा। बदलते हुए विश्व और तेज गति से बदलते हुए विश्व में हम पलक पलक के हिसाब से चलना पड़ेगा, ऐसा मेरा मत है। अगर मैं आज तीसरे लक्ष्य की बात करूं, जो एक प्रकार से मैं दोहरा रहा हूं, क्योंकि इस बात को मैं लगातार कह रहा हूं, सिविल सर्विस का सबसे बड़ा काम ये कभी भी हमारे लक्ष्य से ओझल नहीं होना चाहिए। व्यवस्था में हम कहीं पर भी हो, पद पर हम कहीं पर हो, लेकिन हम जिस व्यवस्था से निकले हैं उस व्यवस्था में हमारी वो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो है देश की एकता, देश की अखंडता। उसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। स्थानीय स्तर पर भी हम जब भी कोई निर्णय करें, वो निर्णय कितना ही लोक लुभावना हो, वाहवाही बटोरने वाला हो, कितना ही आकर्षक लगता हो, लेकिन एक बार उस तराजू से भी उसको तोल दीजिए कि मेरा ये छोटे से गांव में कर रहा हूं जो निर्णय है, कहीं वो मेरी देश की एकता अखंडितता के लिए रुकावट बनने वाला, तो मैं कोई बीज तो नहीं बोल रहा हूं। आज तो अच्छा लगता हो, प्रिय लगता हो, लेकिन श्रेयस्कर न हो। और महात्मा गांधी हमेशा श्रेय और प्रेय की बात लगातार करते थे। हम उस बात की ओर आग्रही बने। हम नकारात्मकता को छोड़ करके हम ये भी देखें, हमारा कोई भी फैसला देश की एकता को मजबूत करने वाले स्पिरिट से जुड़ा होना चाहिए। सिर्फ वो तोड़ता नहीं, इतना इनफ नहीं है, वो मजबूती देता है कि नहीं देता है। और विविधता भरे भारत के अंदर हमें लगातार एकता के मंत्र का सॉल्यूशन करते ही रहना पड़ेगा, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी करते ही रहना पड़ेगा, और उसकी चिंता हमें निकालनी पड़ेगी। और इसलिए मैं पहले भी कह चुका हूं, आज फिर कहना चाहता हूं, भविष्य में भी कहता रहूंगा, हमारे हर काम में कसौटी एक होनी चाहिए, इंडिया फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि। हमें जहां पहुंचना है, लोकतंत्र में शासन व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न राजनीतिक विचारों से प्रेरित हो सकती है, और वो भी लोकतंत्र में आवश्यक भी है, लेकिन प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं उसके केंद्र में देश की एकता और अखंडता और निरंतर भारत की एकता को मजबूत करने के मंत्र को हमने आगे बढ़ाना चाहिए। साथियों, अब जैसे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं, राज्य लेवल पे काम करते हो, या भारत सरकार में काम करते हो, क्या इसका कोई सर्कुलर निकलेगा क्या कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में से क्या क्या मुझे मेरे डिस्ट्रिक्ट के लिए उठाना है, उसमें से कौन सी चीजें लागू करनी है? इस ओलंपिक के बाद देश के अंदर खेल कूद के प्रति जो जागरूकता आई है, उसको मेरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक इंस्टीट्यूशनलाइज करके मेरे डिस्ट्रिक्ट से भी खिलाड़ी तैयार हो, ये नेतृत्व कौन देगा? क्या सिर्फ खेलकूद विभाग देगा कि पूरी टीम की जिम्मेवारी होगी? अब अगर मैं डिजिटल इंडिया की बात करता हूं, तो क्या मेरे डिस्ट्रिक्ट में डिजिटल इंडिया के लिए मैं कुछ टीम बन करके सोच रहा हूं क्या? आज मार्गदर्शन करने के लिए कुछ करना पड़े ऐसी जरूरत है ही नहीं। अब जैसे आज यहां 2 कॉफी टेबल बुक का लॉन्चिंग हुआ, लेकिन इस बात को न भूलें कि ये कॉफी टेबल बुक हार्ड कॉपी नहीं है, ई कॉपी है,
क्या मैं भी मेरे जिले में, मेरे राज्य में ये हार्ड कॉपी के चक्कर से बाहर निकलूंगा क्या? वरना मैं भी बड़े बड़े थप्पे बना दूंगा और बाद में कोई लेने वाला नहीं निकलता है। हम बनाएं। अगर आज हमें देखने को मिला है कि भाई यहां ई कॉफी टेबल बुक बनाए, तो मतलब हम भी आदत डालें कि हम भी जरूरत पड़ेगी हम भी ई कॉफी टेबल बुक बनाएंगे। यानी ये चीजों को परकोलेट करने की हमारी जिम्मेवारी बनती है, उसको अलग से कहना ना पड़े। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आज डिस्ट्रिक्ट को गाइड करने के लिए किसी व्यवस्था की जरूरत पड़े, ऐसी जरूरत नहीं है। सारी चीजें आज अवेलेबल है। डिस्ट्रिक्ट में किसी एक चीज में पूरा जिला अगर उठ करके खड़ा हो जाता है, अचीव कर लेता है, तो बाकी चीजों पर पॉजिटिव इंपैक्ट अपने आप आना शुरू कर जाता है। साथियों, भारत की महान संस्कृति की यह विशेषता है कि हमारा देश, और मैं बात बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, हमारा देश राज्य व्यवस्थाओं से नहीं बना है। हमारा देश राज सिंहासनों की बपोती नहीं रहा है, न ही राज सिंहासनों से यह देश बना है। यह देश सदियों से, हजारों वर्ष के लंबे कालखंड से उसकी जो परंपरा रही है, वो जन सामान्य के सामर्थ्य को लेकर के चलने की परंपरा रही है। आज जो भी हमने प्राप्त किया है वो जन भागीदारी की तपस्या का परिणाम है, जनशक्ति की तपस्या का परिणाम है, और तब जाकर के देश नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। पीढ़ी दर पीढ़ी के योगदान से समय की जो भी आवश्यकताएं थी उनको पूरा करते हुए, उन परिवर्तनों को स्वीकार करते हुए, जो काल बाह्य है उसको छोड़ते हुए, हम वो समाज है, में जीवन समाज है जिसने काल बाह्य परंपरा को खुद ने तोड़ के फोड़ उठा करके फेंक दिया है। हम आंखें बंद करके उसको पकड़ करके जीने वाले लोग नहीं है, समयानुकूल परिवर्तन करने वाले लोग हैं। दुनिया में, मैं एक दिन, बहुत साल पहले की बात है, अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट से मेरी बातें हो रही थी। तब तो मैं राजनीति में, मेरी कोई पहचान भी नहीं थी, मैं कोने में एक छोटा सा कार्यकर्ता था, लेकिन किसी कारण से मेरा कुछ विशेष संबंध रहता था, तो वहां मेरे से चर्चा चली। मैंने कहा, दुनिया के अंदर कोई भी समाज, आस्तिक हो नास्तिक हो, इस धर्म को मानता है उस धर्म को मानता हो, लेकिन मृत्यु के बाद की उसकी जो मान्यताएं हैं उसके विषय में वो ज्यादा बदलाव करने का साहस नहीं करता है। वो वैज्ञानिक है नहीं है, उपयुक्त है कि नहीं है, समय रहते उसको छोड़ना चाहिए नहीं चाहिए, उसमें वो साहस नहीं करता है। वो मृत्यु के बाद की जो सोच बनी हुई, परंपरा बनी, उससे जकड़ के रखता है। मैंने कहा, हिंदू एक ऐसा समाज है भारत का कि जो कभी मृत्यु के बाद गंगा के तट पर चंदन की लकड़ी में अगर जलता था शरीर, तो उसको लगता था कि मेरा अंतिम कार्य पुण्यता से हुआ। वही व्यक्ति घूमता 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 इलेक्ट्रिक श्मशान गृह तक चला गया, उसको कोई संकोच नहीं आया। इस समाज की परिवर्तनशीलता की एक बहुत बड़ी ताकत का इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता। विश्व का कितना ही आधुनिक समाज हो, मृत्यु के बाद उसकी जो धारणा है उसको बदलने का सामर्थ्य नहीं होता है। हम उस समाज के लोग हैं, इस धरती की एक ताकत है कि हम मृत्यु के बाद की व्यवस्थाओं में भी अगर आधुनिकता की जरूरत पड़ी तो उसको स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि यह देश नित्य नूतन, नित्य परिवर्तनशील, नवीन को स्वीकारने के सामर्थ्य वाली एक समाज व्यवस्था का परिणाम है कि आज उस महान परंपरा को गति देना हमारे जिम्मे है। क्या हम उसे गति देने का काम कर रहे हैं क्या?
फाइल को ही गति देने से जिंदगी बदलती रही है साथियों। हमने उस एक सामाजिक व्यवस्था के तहत शासन व्यवस्था का एक सामर्थ्य होता है, तब मुझे पूरे समाज जीवन का नेतृत्व देना मेरा दायित्व बन जाता है। और वो सिर्फ पॉलिटिकल लीडर का काम नहीं होता है, हर क्षेत्र में बैठे हुए सिविल सर्विस के मेरे साथियों को लीडरशिप देनी होगी और समाज में परिवर्तन के लिए अगुवाई करने का काम के लिए अपने आप को सज्ज करना होगा, और तब जाकर के हम परिवर्तन ला सकते हैं दोस्तों। और परिवर्तन लाने का सामर्थ्य देश में है, और सिर्फ हम ही विश्वास लेके जी रहे ऐसा नहीं, दुनिया बहुत बड़ी आशा के साथ हमारी तरफ देख रही है। तब हमारा कर्तव्य बनता है कि उस कर्तव्य की पूर्ति के लिए हम अपने आप को सज्ज करें। अब जैसे हम नियमों और कानूनों के बंधन में ऐसे जकड़ जाते हैं, कहीं ऐसा कर करके जो सामने जो एक नया वर्ग तैयार हुआ है, जो युवा पीढ़ी तैयार हो रही है, क्या हम उसके साहस को, उसके सामर्थ्य को, हमारे ये नियमों की जंजाल उसे जकड़ तो नहीं रही है ना, उसके सामर्थ्य पर प्रभावित तो नहीं कर रही है ना? अगर ये कर रही है तो मैं शायद समय के साथ चलने का सामर्थ्य खो चुका हूं। मैं उज्जवल भविष्य के लिए, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए अपने आप के कदम सही दिशा में सही सामर्थ्य के साथ चला सकूं, वो शायद मैं खो चुका हूं। अगर मैं इससे बाहर निकलता हूं तो मैं स्थितियों को बदल सकता हूं। और हमारे देश में आज भी देखा होगा, अभी आईटी सेक्टर दुनिया में भारत की जो एक छवि बनाने में अगर किसी ने शुरुआती रोल किया है तो हमारे आईटी सेक्टर के 20, 22, 25 साल के नौजवानों ने किया है। लेकिन अगर मान लीजिए हम ही लोगों ने उसमें अड़ंगे डाल दिए होते, कानून नियमों में उसको जकड़ दिया होता, तो न मेरा आईटी सेक्टर इतना फला फूला होता, न ही दुनिया के अंदर उसका डंका बजा होता। दोस्तों, हम न थे तो वो आगे भी बढ़ पाए। तो कभी कभी हमें भी तो सोचना चाहिए कि दूर रह करके, ताली बजा करके, प्रोत्साहित करके भी दुनिया को बदला जा सकता है। आज हम गर्व कर सकते हैं स्टार्टअप्स के विषय में। 2022 अभी तो पहला क्वार्टर अभी पूरा हुआ है। 2022 के पहले क्वार्टर में 3 महीने के छोटे कालखंड के अंदर मेरे देश के नौजवानों ने स्टार्टअप की दुनिया में 14 यूनिकॉर्न की जगह प्राप्त कर ली। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर 14 यूनिकॉर्न सिर्फ 3 महीने के भीतर भीतर मेरा देश का नौजवान उस ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है, हमारी क्या भूमिका है? कभी कभी तो हमें जानकारियां भी नहीं होती है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट का नौजवान था और टियर 2 सिटी के कोने में बैठा हुआ काम कर रहा था। अब अखबार में आया तो पता चला, अरे वो तो यहां पहुंच गया है। इसका मतलब ये हुआ कि शासन व्यवस्था के बाहर भी समाज के सामर्थ्य की ताकत बहुत बड़ी होती है। क्या मैं उसके लिए पोषक हूं कि नहीं हूं? मैं उसको प्रोत्साहित करता हूं कि नहीं करता हूं? मैं उसे रिकॉग्नाइज करता हूं कि नहीं करता हूं? कहीं ऐसा तो नहीं भी तूने कर लिया जो कर लिया, लेकिन पहले क्यों नहीं मिले थे? सरकार पर क्यों नहीं आए थे? अरे नहीं आया वही तो है, आपका टाइम खराब नहीं किया, लेकिन आपको बहुत कुछ दे रहा है, आप उसका गौरवगान कीजिए। साथियों, मैंने 2 चीजों का ही उल्लेख किया है, लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं। इवन कृषि क्षेत्र में मैं देख रहा हूं हमारे देश के किसान आधुनिकता की तरफ जा रहे हैं। शायद उनकी संख्या कम होगी, मेरी बारीक दृष्टि में, मेरी नजर में वो कहीं स्थिर हुआ है क्या? अगर साथियों हम अगर इन चीजों को करते हैं तो मैं समझता हूं बहुत बड़ा बदलाव आएगा। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, कभी कभी मैंने देखा है कि सेफ खेलना ज्यादातर लोगों के स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। अरे छोड़ो यार, चलो भाई, हमें कहाँ कितने दिन रहना है एक डिस्ट्रिक्ट में, तो 2 साल 3 साल बहुत हो गया, चले जाएंगे आगे। हुआ क्या? मैं किसी को दोष नहीं देता हूं, लेकिन जब एक एश्योर्ड व्यवस्था मिल जाती है, जीवन की सिक्योरिटी पक्की हो जाती है, तो कभी कभी
स्पर्धा का भाव नहीं रहता है। लगता है अब तो यार सब कुछ है, चलो नए संकट कहाँ मोल ले, जिंदगी तो चली जाने वाली है, बच्चे बड़े हो जाएंगे, कहीं कहीं मौका तो मिलना ही मिलना है उनको, हमें क्या करना है। और उसमें से खुद के प्रति भी उदासीन हो जाते हैं, व्यवस्था छोड़ो खुद के लिए भी उदासीन हो जाते हैं। ये जिंदगी जीने का तरीका नहीं है दोस्तों। स्वयं के प्रति कभी उदासीन नहीं होना चाहिए। जी भर के जीने का आनंद लेना चाहिए और कुछ कर कर के गुजरने का हर पल का हिसाब लेते रहना चाहिए, तब जाकर के जिंदगी जीने का मजा आता है। बीते हुए पल में मैंने क्या पाया, बीते हुए पल में मैंने क्या दिया, इसका लेखा जोखा करने का अगर स्वभाव नहीं है तो जिंदगी धीरे धीरे खुद को ही खुद से उदास कर देती है और फिर जीने का वो जज्बा ही नहीं रहता है दोस्तों। मैं तो कभी कभी कहता हूं कि एक सितार वादक और एक टाइपिस्ट, दोनों का फर्क देखा है क्या? एक कंप्यूटर ऑपरेटर उंगली को ही खेल करता है, लेकिन 45-50 की उम्र पहुंचते हुए कभी मिलोगे तो बड़ी मुश्किल से ऊपर देखता है। एक दो बार बोलो तो सुनता भी नहीं है, बड़े आग्रह से कहो हाँ साहब क्या था। आधा मरी हुई जिंदगी जी रहा है वो, जिंदगी बोझ बन गई है। करता तो उंगली का ही काम है, टाइपराइटर पे उंगली ही घुमाता है, और दूसरी तरफ सितार वादक वो भी तो उंगली का खेल करता है, लेकिन उसको 80 साल की उम्र में मिलिए चेहरे पर चेतना नजर आती है, जिंदगी भरी हुई नजर आती है, सपनों से जीने वाला इंसान नजर आता है। दोस्तों उंगली के ही खेल दोनों ने गुजारे हैं, लेकिन ये चलते चलते मरता चला जाता है, दूसरा चलते चलते जीता चला जाता है। क्या ये बदलाव जिंदगी को भीतर से जीने का संकल्प हमारा होता है क्या? तब जाकर के जिंदगी बदली जाती है दोस्तों। और इसलिए मैं कहता हूं साथियों कि मेरी इस टीम में देश के हर कोने में लाखों मेरे साथी हैं, उनके जीवन में चेतना होनी चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए, कुछ कर गुजरने का संकल्प होना चाहिए, तभी तो जिंदगी जीने का आनंद आता है दोस्तों। कभी लोग मुझे पूछते हैं कि साहब थक नहीं लगते हो? शायद यही कारण है जो मुझे थकना नहीं देता है। मैं पल पल को जीना चाहता हूं, पल पल को जी करके औरों को जीने के लिए जीना चाहता हूं। साथियों इसका परिणाम क्या आया है? परिणाम ये आया है कि जो ढरा बना हुआ है, जो चौखट बनी हुई है, हम जहां भी जाते हैं अपने आप को उसमें ढाल देते हैं, और उसमें तो आपकी मास्टरी है अपने आप को ढाल देने में। किसी को ये अच्छा लगता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये जिंदगी नहीं है दोस्तों। जहां जरूरत है वहां तो ढाल दें, जहां जरूरत है वहां ढाल बन जाए, लेकिन जरूरत है वहां ढाल बन करके उस बदलाव के लिए भी कदम उठाए, ये भी जरूरत होता है। क्या हमने सहज रूप से गवर्नेंस में रिफॉर्म, ये हमारा सहज स्वभाव बना है क्या? छोटी छोटी चीजों के लिए कमीशन बनाने पड़े, एक्सपेंडिचर कम करो कमीशन बिठाओ, गवर्नेंस में बदलाव करो कमीशन बिठाओ, 6 महीने के 12 महीने के बाद रिपोर्ट आए, फिर रिपोर्ट देखने के लिए एक और कमेटी बनाओ, उस कमेटी के इंप्लीमेंटेशन के लिए और एक कमीशन बनाओ। अब ये हमने जो किया है उसका मूल स्वभाव है कि हमने गवर्नेंस में रिफॉर्म, समयानुकूल बदलाव बहुत जरूरी होता है जी। किसी समय युद्ध होते तो हाथी होते थे, हाथी वालों ने हाथी छोड़ करके फिर घोड़े पकड़े, और आज न हाथी चलता है न घोड़ा चलता है, कुछ और जरूरत पड़ती है। ये रिफॉर्म सहज होता है, लेकिन युद्ध का दबाव हमें रिफॉर्म करने के लिए मजबूर करता है। हमें देश की आशा आकांक्षाएं हमें मजबूर कर रही है कि नहीं कर रही है। जब तक देश की आशा आकांक्षाओं को हम समझ नहीं पाते हैं, तब हम खुद होकर के गवर्नेंस में रिफॉर्म नहीं कर सकते हैं। गवर्नेंस में रिफॉर्म में नित्य प्रक्रिया होनी चाहिए, सहज प्रक्रिया होनी चाहिए और प्रयोगशील व्यवस्था होनी चाहिए।
अगर प्रयोग सफल नहीं हुआ तो छोड़ते चले जाने का साहस होना चाहिए। मेरे ही द्वारा की हुई गलती को स्वीकार करते हुए मुझे नया स्वीकार करने का सामर्थ्य होना चाहिए, तब जाकर के बदलाव आता है जी। अब आप देखिए, सैकड़ों कानून ऐसे थे, मैं मानता हूं देश के नागरिकों के लिए बोझ बन गए थे। मैं जब 2013 में पहली बार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में मेरी पार्टी ने घोषित किया और मैं भाषण दे रहा था, तो दिल्ली में एक बिजनेस कम्युनिटी ने मुझे बुलाया था। चुनाव के 4-6 महीने अभी तो बाकी थे 2014 के। तो उन्होंने मुझे पूछा क्या करोगे? मैंने कहा मैं रोज एक कानून खत्म करूंगा, नए कानून नहीं बनाऊंगा। तो उनको आश्चर्य हुआ और मैंने पहले 5 साल में 1500 कानून खत्म किए थे। मुझे बताइए साथियों, ऐसे कानूनों को लेकर के हम क्यों जिंदा होते? और मुझे आज भी मेरा मत ऐसे बहुत से कानून होंगे बेकानून पड़े हुए हैं। अरे आप तो कोई इनिशिएटिव लेकर के खत्म करो ना भाई, देश को जंजाल से बाहर निकालो। उसी प्रकार से कंप्लायंस, हम न जाने नागरिकों से क्या क्या मांगते रहते हैं जी। मुझे कैबिनेट सेक्रेटरी को कहा कि भाई बाकी दुनिया देश के काम होंगे, आप इसका जिम्मा लीजिए, ये कंप्लायंस से देश को मुक्त कीजिए, नागरिकों को मुक्त कीजिए। आजादी के 75 साल हुए, नागरिकों को इस जंजाल में क्यों फंसा के रखे हो? और एक ही दफ्तर में 6 लोग बैठे होंगे, हर टेबल वाले के पास जानकारी होगी, लेकिन फिर भी वो अलग मांगेगा, बाजू वाले तो नहीं लेगा। इतनी चीजें हम नागरिकों से बार बार मांगते हैं। आज टेक्नोलॉजी का युग है जी, हम ऐसी व्यवस्था को क्यों न विकसित, हम कंप्लायंस से, बर्डन से देश को मुक्त क्यों न करें? मैं तो हैरान हूं। अभी हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी ने बेड़ा उठाया है, लगे हैं कि भाई हर चीज में जेल ले जाके व्यवस्था नागरिकों को। मैंने एक ऐसा कानून देखा कि अगर कारखाने में जो टॉयलेट्स है उसको अगर हर 6 महीने चूना नहीं लगाया है तो आप जेल जाएंगे। अब बताइए, हम कैसा देश को ले जाना चाहते हैं? अब ये सारी चीजों से हमें मुक्ति चाहिए। अब ये सहज प्रक्रिया होनी चाहिए, इसके लिए कोई सर्कुलर निकालने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपके ध्यान में आता है कि राज्य सरकार के बस का रोग है, राज्य सरकार को बताइए, भारत सरकार की जिम्मेवारी उनको बताइए, संकोच मत कीजिए भाइयों। कहना है जितना हम नागरिक को इस बोझ से मुक्त करेंगे उतना ही मेरा नागरिक खिलेगा, बहुत बड़ी ताकत के साथ खिलेगा। हमें छोटी सी समझ है, बड़े पेड़ के नीचे कितना ही अच्छा फूल का पौधा लगाना चाहते हैं, लेकिन बड़े के छाया के दबाव इतना होता है वो खुल नहीं पाता है। वही पौधा अगर खुले आसमान के नीचे कहीं छोड़ दिया जाए वो भी ताकत के साथ खड़ा होना जाता है। उसको इस बोझ से बाहर निकाल दीजिए दोस्तों। साथियों, आमतौर पर देखा गया है कि जैसा चल रहा है उसी व्यवस्था में है, मैंने कहा वैसे ढाल देते रहो, जैसे तैसे गुजारा करते रहो, समय काटने की कोशिश करते रहे। पिछले 7 दशक में अगर हम इसकी समीक्षा करें तो एक बात आपको जरूर दिखेगी, जब भी कोई संकट आया, कोई प्राकृतिक आपदा आई, कोई विशिष्ट प्रकार का दबाव पैदा हुआ, तो फिर हमने बदलाव, कोरोना आया तो दुनिया भर के बदलाव हमने किए अपने में। लेकिन क्या ये स्वस्थ स्थिति है क्या? बड़ा प्रेशर आ जाए तब जाकर के हम बदले, कोई तरीका है क्या? हम अपने आप को सज्ज क्यों ना करें दोस्तों? और इसलिए हमने संकट में समय में रास्ता खोजने, अब एक समय था हम अभाव में गुजारा करते थे और इसलिए हमारे सारे जो नियम विकसित हुए वो अभाव के बीच कैसे जीना वो बने। लेकिन अब अभाव से जब बाहर आए हैं तो कानून भी तो अभाव से बाहर लाइए भैया। विपुलता की ओर क्या सोचना चाहिए उस पर हम सोचें। अगर विपुलता के लिए हम अगर नहीं सोचेंगे, अगर एग्रीकल्चर में आगे बढ़ रहे हैं, अगर फूड प्रोसेसिंग की व्यवस्था पहले कर दी होती तो आज कभी कभी किसानों पर जो चीजें बोझ बन जाती है वो शायद ना बनती। और इसलिए मैं कहता हूं कि संकट में से रास्ते खोजने के तो तरीका सरकारों ने सीख लिया है, लेकिन एक स्थायी भाव से व्यवस्थाओं को विकसित करना ये हम लोगों का, और हमें विजुअलाइज करना चाहिए कि भाई ये समस्याएं आती हैं, समस्याएं खत्म कैसी हो, उसके लिए समाधान क्या निकले, इसलिए काम करना चाहिए। उसी प्रकार से हम चुनौतियों के पीछे
मजबूरन भागना पड़े, ठीक नहीं है जी। हम चुनौतियों को भांपना चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी ने दुनिया बदली है तो मुझे उस गवर्नेंस में उसके साथ आने वाली चुनौतियों का मुझे पता होना चाहिए। मैं अपने आप को उसके लिए सज्ज करूं। और इसलिए मैं चाहूंगा कि गवर्नेंस रिफॉर्म ये हमारा नित्य क्रम होना चाहिए, लगातार कोशिश होनी चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि जब भी हम रिटायर्ड हो जाएं तो मन में से एक आवाज निकलनी चाहिए कि मेरे कालखंड में मैंने गवर्नेंस में इतने इतने रिफॉर्म किए और वो व्यवस्थाएं विकसित की जो शायद आने वाले 25-30 साल तक देश को काम आने वाली है। अगर ये बदलाव होता है तो परिवर्तन होता है। साथियों, बीते 8 साल के दौरान देश में अनेक बड़े काम हुए। इनमें से अनेक अभियान ऐसे हैं जिनमें मूल में बिहेवियरल चेंज है। ये कठिन काम होता है और राजनेता तो कभी इसमें हाथ लगाने की हिम्मत ही नहीं करता है। लेकिन मैं राजनीति से बहुत परे हूं दोस्तों। लोकतंत्र में एक व्यवस्था है, मुझे व्यवस्था से गुजर करके आना पड़ा है, वो अलग बात है। मैं मूलतः राजनीति के स्वभाव का नहीं हूं। मैं जननीति से जुड़ा हुआ इंसान हूं, जन सामान्य की जिंदगी से जुड़ा हुआ इंसान हूं। साथियों, ये जो बिहेवियरल चेंज का मेरी जो कोशिश रही है, समाज के मूलभूत चीजों में परिवर्तन लाने की जो प्रयास हुआ है, सामान्य से सामान्य मानवीय की जिंदगी में बदलाव लाने की जो मेरी आशा आकांक्षा है, उसी का एक हिस्सा है। और जब मैं समाज की बात करता हूं तो शासन व्यवस्था में बैठे लोग अलग नहीं है इससे, वो कोई दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं, वो भी उसी का हिस्सा है। क्या हम ये जो बदलाव की बात करते हैं, मैं देखता हूं कभी अफसर मुझे शादी का कार्ड देने आते हैं तो मेरा तो स्वभाव है, मैं छोड़ नहीं पाता हूं। और मैंने देखा मेरे पास आते हैं तो बड़ा महंगा कार्ड नहीं लेके आते हैं, बहुत ही सस्ता कार्ड लाते हैं, लेकिन उस पर प्लास्टिक का कवर होता है, ट्रांसपेरेंट। तो मैं सहज पूछता हूं, तो ये सिंगल यूज प्लास्टिक अभी भी उपयोग करते हैं आप? तो बेचारे शर्मिंदगी महसूस करते हैं। मेरा कहना ये है, जो हम देश के पास अपेक्षा करते हैं कि भाई सिंगल यूज प्लास्टिक न करे, क्या मेरे दफ्तर में, मैं जहां हूं, मैं काम करता हूं, क्या मैं मेरे जीवन में बदलाव ला रहा हूं, मेरी व्यवस्था में बदलाव ला रहा हूं? मैं चीजों को, छोटी छोटी चीजों को इसलिए हाथ लगाता हूं कि हम बड़ी चीजों में इतने खोए हुए हैं कि छोटी चीजों से दूर चले जाते हैं। और जब छोटी चीजों से दूर चले जाते हैं तब छोटे लोगों से भी दीवारें बन जाती हैं। दोस्तों, मुझे इन दीवारों को तोड़ना है। अब स्वच्छता का अभियान मुझे कोशिश करनी पड़ती है। हर 15 दिन में डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, देखो स्वच्छता का कुछ हो रहा है क्या? इतने 2 साल, 3 साल, 5 साल हो गए दोस्तों, क्या अब वो हमारे डिपार्टमेंट में स्वभाव बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अगर वो स्वभाव नहीं बना है तो देश के सामान्य नागरिक से उसको स्वभाव बन जाएगा, ये अपेक्षा करना ज्यादा ही होगा। और इसलिए मैं कहता हूं साथियों, हमने इसकी व्यवस्था को स्वीकार करना। अब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, फिनटेक की चर्चा करते हैं। भारत ने फिनटेक में जो गति लाई है, डिजिटल पेमेंट की दुनिया में जो कदम उठाया, जब मैं काशी के किसी नौजवान को इनाम मिलता है हमारे अफसर को, तो ताली बजाने का मन तो कर जाता है। क्यों? क्योंकि वो रेडी पटरी वाला कोई डिजिटल पेमेंट की काम कर रहा है और हम तस्वीर पर देखते हैं अच्छा लगता है, लेकिन मेरा बाबू वो डिजिटल पेमेंट नहीं करता है। अगर मेरी व्यवस्था में बैठा हुआ इंसान वो काम नहीं करता है, मतलब मैं इसे जन आंदोलन बनाने में रुकावट बना हूं। सिविल सर्विस डे में ऐसी बातें करनी की नहीं चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, विवाद हो सकता है। आप तो 2 दिन बैठने वाले, तो मेरी भी बाल की खाल उधार लोगे, मुझे पूरा पता है। लेकिन फिर भी साथियों मैं कहता हूं, जो चीजें अच्छी लगती है, जो हम समाज से अपेक्षा करते हैं, उसका कहीं न कहीं हमें अपने से भी शुरू करना चाहिए, हमने कोशिश करनी चाहिए। अगर हम इन चीजों को कोशिश करेंगे तो हम बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। हम कोशिश करें। अब जेम पोर्टल, क्या बार बार सर्कुलर निकालना पड़े क्या कि हम अपने डिपार्टमेंट को जेम पोर्टल पर 100% कैसे ले जाएं? एक सशक्त माध्यम बना है दोस्तों। हमारा यूपीआई ग्लोबली एप्रिशिएट हो रहा है। क्या मेरे मोबाइल फोन पर यूपीआई की व्यवस्था है क्या? मैं यूपीआई की आदत डाल चुका हूं क्या? मेरे परिवार के सदस्यों ने डाला हुआ है क्या? बहुत बड़ा सामर्थ्य हमारे हाथ में है। लेकिन अगर मैं मेरी यूपीआई को स्वीकार नहीं करता हूं और मैं कहूंगा गूगल तो बाहर का है, दोस्तों
अगर हमारे दिल में अगर यूपीआई के अंदर वो भाव होता है तो हमारा यूपीआई भी गूगल से आगे निकल सकता है, इतनी ताकत रख सकता है, फिनटेक भी की दुनिया में नाम रख सकता है। टेक्नोलॉजिकली फुल प्रूफ सिद्ध हो चुका है, वर्ल्ड बैंक उसकी तारीफ कर रहा है, हमारी अपनी व्यवस्था में वो हिस्सा क्यों बनता है? पीछे पड़ते तो करते हैं। मैंने देखा है कि हमारे जितने यूनिफॉर्म फोर्सेस हैं उन्होंने अपनी कैंटीन के अंदर कंपलसरी कर दिया है, वो डिजिटल पेमेंट ही लेते हैं। लेकिन आज भी हमारे सेक्रेटरिएट के अंदर कैंटीन होते हैं, वहां नहीं है व्यवस्था। क्या ये बदलाव हम नहीं ला सकते हैं क्या? बातें छोटी लगती होगी, लेकिन अगर हम कोशिश करें दोस्तों तो हम बहुत बड़ी बातों को कर सकते हैं। और हमें आखिरी व्यक्ति तक उचित लाभ पहुंचाने के लिए हमें लगातार एक परफेक्ट सिमलेस मैकेनिज्म खड़े करता रहना चाहिए। और जितना ज्यादा हम इस मैकेनिज्म को खड़ा करेंगे, मैं समझता हूं देश का आज आखिरी व्यक्ति का एम्पावरमेंट का जो हमारा मिशन है, उस मिशन को बहुत अच्छे ढंग से हम पूरा कर सकते हैं। साथियों, मैंने काफी समय ले लिया है आपका, कई विषयों पर मैंने आपसे बात की है, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम इन चीजों को आगे बढ़ाएं। इस सिविल सर्विस डे हमारे अंदर एक नई ऊर्जा भरने का अवसर बनना चाहिए, नए संकल्प लेने का अवसर बनना चाहिए, नए उत्साह और उमंग से जो नए लोग हमारे बीच आए हैं उनका हैंड होल्डिंग करें, उनको भी इस व्यवस्था का हिस्सा बनने के लिए उमंग से भर दें। हम खुद जिंदगी जीते हुए अपने साथियों को आगे बढ़ाएं, इसी एक अपेक्षा के साथ मेरी आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। जो चेतना आपने हम सब में जगाई है, वो हम सब के मन में कुछ नया कर गुजरने का जुनून पैदा कर देती है।